फोर्थ स्टेप, ये आप इसको स्लोली, बहुत जरूरी है, एनालिसिस ऑफ डेटा, यही मेन है। अब तक की बात तो पार्शली थी, उसमें से 90% आप सब जानते हैं, हो सकता है कि कुछ नई चीजें इससे मिले। वी विल डू स्टेप बाय स्टेप विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल, काल्पनिक उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए? आंकड़े तो सर जी, आंकड़े तो एकत्रित कर चुके हो, तीसरे स्टेप में आंकड़े आ गए, तो अब क्या चाहिए? टूल चाहिए ना, सिंपल सी बात है। हमें चाहिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, हमें चाहिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सांख्यिकी तकनीक चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। सांख्यिकी की दुनिया भर की सीमाएं हैं, सभी सीमाओं की चर्चा करना संभव नहीं है। उनमें से एक दो सीमा है। Statistical laws are not exact. These are based on probabilities. Due to this reason, these are known as inferential statistics. हिंदी में कहेंगे अनुमानिक सांख्यिकी। वो समाधान समस्या का मिला है, वो अनुमानित समाधान है। That is a probable answer. उसी कारण से are you 100% confident कि results are correct? नहीं, it means in yogic sciences we conduct our studies at 0.05 level of confidence. It means we are 95% confident and our significance level is 5%. तो आप confidence level कितना हुआ? 95%. So these are known as inferential statistics. अनुमानिक सांख्यिकी. Statistical laws are not exact. These are based on probabilities. पहली बात। दूसरी बात, दूसरा एक लिमिटेशन उसकी चर्चा करना भी जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। सांख्यिकी का दुरुपयोग होता है या हो सकता है। रिसर्चर तो ईमानदार होता है और योग का रिसर्चर तो ही और शी इज फुल ऑफ एथिक्स, नैतिकता से परिपूर्ण है, तो जानबूझकर तो मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन हम जरूरी नहीं है कि जो मिसयूज हो रहा हो वो इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली भी तो हो सकता है, अनजाने में भी तो हो सकता है, जानबूझ में। बिफोर ज्वाइनिंग पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2012 आई वाज इन BHU। आप में से काफी BHU से आए हैं, पता चला काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गेट है जिसका नाम है लंका गेट में, हाथी दरवाजा, दुनिया भर के नाम है, और रोज PhD जमा होती है। अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन बोलना सोच समझ के पड़ता है ना। तो वहाँ का तो हर व्यक्ति, मतलब वो लंका गेट के सामने राइट हैंड पर एक कंप्यूटर शॉप्स हैं जो रोज थीसिस टाइप करते हैं, रोज ही थीसिस। तो मिश्रा जी गए उनके पास कि मेरे आंकड़ों का विश्लेषण कर देना, थीसिस टाइप कर देना। तो पूछता है, मिश्रा जी रिजल्ट कैसे लाने हैं पहले ही बता दो। He knows और हाउ टू मिसयूज स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये तो एक व्यंग्यात्मक बात है, ये तो व्यंग्यात्मक बात है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहानी सुनाता है ना, आप टीवी देखते होंगे, टीवी देखते हैं ना? मैडम टीवी नहीं देखते, ऐसा आजकल कौन है टीवी नहीं देखते हैं? कभी तो देखा होगा जीवन में। पहले देखते थे तो मैडम नीचे एक लाइन आती है, इस सीरियल में सारे पात्र काल्पनिक हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे सारे पात्र है ना काल्पनिक हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अनइंटेंशनल। आजकल आपने देखा होगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया, आगे चलेगा तो बहुत काल्पनिक, और यहीं पर आप सैकड़ों रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। आई एश्योर यू, आज के लेटेस्ट टूल्स और टेक्निक्स के उपयोग से। और ऐसी टेक्निक की भी कल बात करेंगे। विद इन 5 days टॉप पेपर आप लिख पाओ, आप ही कोई भी शोधार्थी जाओ, उसी का आज ही एक पेपर लिखवाऊंगा आपसे, रिसर्च पेपर जो अच्छे एक शोध पत्रिका में प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक, हम बात कर रहे थे अनजाने में मिसयूज। मिश्रा जी, कोई भी, जैसे मेरे आई सुपरवाइज्ड 22 कैंडिडेट्स, तो मेरे नहीं, सभी स्कॉलर्स ऐसे होते हैं कि घर से सबसे पहला PhD में एडमिशन होते लैपटॉप की डिमांड करता है और वो गले में टांग कर घूमता है, चाहे वो 1 हफ्ते खुला ना हो। स्कॉलर्स का है ना, देखा होगा, और स्टेटस सिंबल कि मैं स्कॉलर हूँ, इस तरह का है ना।
ठीक है, तो मिसयूज कैसे? लेकिन एक अनोखा स्कॉलर था, मिश्रा जी ने कहा नहीं मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए बाइक। घर वालों से कहा मुझे आने जाने, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मिश्रा जी ने ली बाइक, बाइक ली तो और है कि शैलियां भी बदल जाती है स्कॉलर की सारी। देखा ना उसकी स्कॉलर की चाल बदल जाती है, ना तो टीचर रहता ना स्कॉलर है, स्टूडेंट रहता है, बीच में रहता है। तो मिश्रा जी की चाल बदल डाली, बिल्कुल चल गया, स्टाइल स्टाइल सब बदल डाला। सर मिश्रा जी के मित्र हैं, रूममेट भी है, मित्र नहीं रूममेट है, रूममेट है। सर के पेरेंट्स ने लैपटॉप दिया, मिश्रा जी के पेरेंट्स ने बाइक, दोनों शेयर करते हैं। लैपटॉप पर वो कहाँ बाइक को चलाते हैं, मिश्रा जी कहते नहीं मेरी बाइक दिल से प्यारी, चलाऊंगा मैं, पीछे बैठो। बाइक चलाने की शैली बदल डाली। शैली में परिवर्तन क्या है? जहाँ खाली रोड था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था, वहां कछुए की तरह धीरे 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 धीरे। ये कह रहे तेज चलाओ भाई, क्यों डिले कर रहा है? बोला आई एम ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। स्कॉलर है। और जहाँ साइंस से चौराहे थे भीड़ भाड़, वहां साइंस से निकाल रहे, हार्ट रेट बढ़ गई, मरवाएगा क्या? बोला कीप क्वाइट, चुपचाप बैठे रहो, आई एम ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। बोथ रीच्ड डेस्टिनेशन, दोनों गंतव्य पर पहुंचे, हॉस्टल में कमरे में गए, पसीने में तरबतर। आज तो एक्सीडेंट होता होता बचा, मरते मरते बचे। भाई तेरे पीछे आज के बाद। लेकिन मुझे लॉजिक समझाओ कि ऐसा कौन सी शैली है कि जो आप रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स पर आधारित चला रहे हो? तो मिश्रा जी का जवाब था आई हैव गॉन थ्रू द सर्वे स्टडीज फॉर द लास्ट 2-3 years, पिछले 3 साल से सर्वेक्षण अध्ययन पढ़ रहा हूँ एक्सीडेंट्स के। 99.9% एक्सीडेंट्स चौराहे पर ही होते हैं, खाली रोड पर ना के बराबर होते हैं। जहाँ नहीं होते हैं वहाँ समय बिताता हूँ, जहाँ होते हैं तुरंत निकल लेता हूँ। ठीक है ना? अगर स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स तो यही कहेगी ना कि जहां पर अधिक समय बिताएंगे वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ज्यादा होगी सर। लेकिन क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? इस तरह से हम इंटरप्रिटेशंस में मिसयूज करते हैं। जब आउटपुट होगा तो समझेंगे कैसे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक? तो जितने भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं दो भाग में विभाजित करते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। हम सीधे तौर पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग कर देते हैं, लेकिन देयर आर सम assumptions, these assumptions should be fulfilled before applying the technique which comes under the category of parametric statistics. जो पहली श्रेणी है पैरामेट्रिक टेक्निक, उसको लगाने के लिए कुछ न्यूनतम मान्यताओं की पूर्ति होना जरूरी है। जब तक उन न्यूनतम मान्यताओं की पूर्ति नहीं होगी आप पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग नहीं कर सकते। अदरवाइज द रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड ऑन पॉपुलेशन। आप प्रश्न उठा कि ये assumptions कौन कौन सी हैं? Assumption means first assumption the data should be normally distributed, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नॉर्मली मींस having maximum concentration of the scores at the center and the frequency tapers at both ends. इंटेलिजेंस वेरिएबल है ना? है ना? तो इंटेलिजेंस आपने अमरकंटक के लोगों की इंटेलिजेंस को मेजर किया, बौद्धिक क्षमता को मेजर किया, तो कर्व बनेगा, बेल शेप कर्व बनेगा। हाईली इंटेलिजेंट भी कुछ ही मिलेंगे और डल माइंडेड जड़ बुद्धि भी कुछ मिलेंगे। मेजॉरिटी लाइज इन बिटवीन। हाइट ले लीजिए, बहुत अधिक लंबे भी बहुत कम मिलेंगे, छोटे कद के भी। मेजॉरिटी लाइज इन बिटवीन। कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, कर्व कैसा बनेगा? नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल कर्व बनेगा। तो नॉर्मल कर्व, क्योंकि पॉपुलेशन वी अज्यूम दैट पॉपुलेशन हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो सैंपल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो सबसे पहला काम अनुसंधानकर्ता के सामने आना चाहिए, वी शुड टेस्ट द नॉर्मलिटी, क्योंकि हमें निर्धारित करना है पैरामेट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। यदि नॉर्मलिटी है तो हम पैरामेट्रिक लगाएंगे, नॉन नॉर्मलिटी है तो नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे। इतनी सी बात। सेकंड वन इज एट लीस्ट इंटरवल और रेशियो स्केल इज रिक्वायर्ड। आपने पहले सत्र में 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात की थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। पहले दो कौन से थे? नॉमिनल, ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में पैरामेट्रिक टेक्निक नहीं लगाई जा सकती, कोई भी पैरामेट्रिक टेक्निक नहीं लगाई जा सकती। पैरामेट्रिक टेक्निक लगाने के लिए कम से कम आपके पास जो स्कोर्स हैं
वो या तो इंटरवल स्केल में हो या रेशो स्केल में हो। तो ये बताइए। और दूसरी तरफ नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल में भी नॉन नॉर्मल में भी, एंड इन एनी स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल में भी, ऑर्डिनल में भी, इंटरवल में भी, रेशो में भी। अब बात करते हैं। तो सबसे पहला काम, आपका जो टाइटल था आज का, इफेक्ट ऑफ प्राण धारणा ऑन कंसंट्रेशन, आप आंकड़े एकत्रित कर चुके हैं। तो आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास डेटा है, तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? क्या इंटरवल रेशो स्केल के टेस्ट करना चाहिए? हाँ या ना? यस और नो? क्यों करना चाहिए? हम सब इतना ज्ञान और विवेक विकसित कर चुके हैं, रिसर्च शुरू कर दी है, तो आंकड़ों की प्रकृति से तुरंत पहचान लेंगे क्या कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, हाँ इंटरवल स्केल सब जानते, क्या टेस्ट करना उसका, कोई टूल थोड़ी चाहिए उसके लिए, तो हमें केवल समझ चाहिए। लेकिन डेटा की नॉर्मलिटी केवल आंकड़ों की प्रकृति देखकर नहीं अंदाजा लगाया जा सकता, उसके लिए वी हैव टू अप्लाई टेस्ट। अब डेटा एनालिसिस में, आंकड़ों के विश्लेषण में आपके पास आंकड़े हैं, तो पहला स्टेप होना चाहिए आपका टू टेस्ट द नॉर्मलिटी। आपके पास आंकड़े हैं, आंकड़े उनकी नॉर्मलिटी सबसे पहले चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हमें डिसाइड करना है क्या कि पैरामेट्रिक लगनी है या नॉन पैरामेट्रिक। नॉर्मलिटी है तो पैरामेट्रिक लगाएंगे, नॉन नॉर्मलिटी है तो नॉन पैरामेट्रिक। तो अब कहानी शुरू होती है, प्रैक्टिकल कहानी। टेस्टिंग नॉर्मलिटी, टेस्टिंग, वी हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सांख्यिकी ने, सांख्यिकी विषय ने, अप्लाइड सांख्यिकी सब्जेक्ट ने, व्यवहारिक सांख्यिकी विषय ने हमें 3 विधियां प्रदान की हैं जिनके माध्यम से हम नॉर्मलिटी को चेक कर सकते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स, बाय यूजिंग दैट वी कैन चेक द नॉर्मलिटी। हमारे पास 3 विभिन्न विधियां हैं, चौथी विधि नहीं है, 3 विधियां। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से भी कर सकते हैं, और तीसरा फॉर्मल टेस्ट, जो टेस्ट बने ही, जिन टेस्ट्स का निर्माण, जिन परीक्षणों का निर्माण ही केवल नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए किया गया है, उनका दूसरा कोई भी काम नहीं है। कितनी विधियां? 3। पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम आते ही, वर्णनात्मक सांख्यिकी का नाम आते ही हमारे सामने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के माप आते हैं। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, और हम जो भी कंप्यूटर आउटपुट देता है पूरे का पूरा थीसिस में रख देते हैं। हमें नहीं चाहिए सारे माप। आउट ऑफ, यदि हमारा उद्देश्य यहाँ पर है नॉर्मलिटी को चेक करना, तो न्यूनतम 2 मेजर चाहिए और अधिकतम 4 मेजर चाहिए। हमें चाहिए स्क्यूनेस, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस एंड स्मॉल के, स्क्यूनेस चाहिए। हमें चाहिए स्क्यूनेस, हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, हमें चाहिए क्यूरोटोसिस, हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूरोटोसिस। स्क्यूनेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल S and small k, and kurtosis is denoted by capital K and small u. Skewness measures the symmetricity of the curve. जो बेल शेप्ड कर्व होना चाहिए उसकी समरूपता का मापन करता है कि बीच से काट दे तो दोनों तरफ बराबर है, सामान्य भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज, समरूपता का। और क्यूटोसिस मेजर करता है फ्लैटनेस को, चपटेपन को, बहुत अधिक, that should not be peaked than the normal, बहुत अधिक उठा हुआ भी ना हो और समतल भी ना हो। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ पीकनेस इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर कर्व। इतनी सी बात है। लेकिन न्यूनतम कितने हमें मेजर्स चाहिए? 2 या 4 का उपयोग कर सकते हैं। यदि 2 के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, 2 के आधार पर मींस स्क्यूनेस और क्यूटोसिस को, स्क्यूनेस को छोड़ देते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड एरर को छोड़ देते हैं। क्लियर? तो 2 कौन से बचे? स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। निर्णय लेना है, हाउ टू टेक डिसीजन। यदि स्क्यूनेस और क्यूटोसिस दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, डेटा नॉर्मल है, निर्णय।
यदि स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, इट मींस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इज इट ओके? तो हमने निर्णय लिया कितने डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के आधार पर? 2 के। 4 कहां? 2 के आधार पर हमने केवल स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू को ध्यान में रखा। यदि हम निर्णय लेते हैं उनके स्टैंडर्ड एरर के आधार पर, तो कितने स्टैंडर्ड एरर हैं? 2 हैं। एक किसका है? स्क्यूनेस का है, और दूसरा किसका है? क्यूटोसिस का। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है? मानक त्रुटि क्या है? स्टैंडर्ड एरर क्या है? मानक त्रुटि। सर मिश्रा जी से कितने दिनों से इंटरेक्शन है? 2 साल से। कैसे आदमी है? कैसे आदमी है? अच्छे हैं। ईमानदारी से बताइएगा सर। आपने कहा कि अच्छे आदमी है। मेरा प्रश्न संवेदनशील है, क्या मिश्रा जी में एक भी कमी नहीं है? ईमानदारी से। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि ना दिखी हो, कुछ ना कुछ तो दिखा होगा। कभी क्लास में लेट आने का होगा, या बच्चों को डांटने का होगी कमी, कुछ तो कमी होगी, है ना? नहीं? है? कुछ तो होगा कमी। देखिए, पहले तो इसका जवाब दीजिए, फिर बात करते हैं। कमी है, मतलब कमी हर एक व्यक्ति में होती है, मानते? कोई शाश्वत नहीं हो सकता, इसलिए कमी मिश्रा जी में भी है। सर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि मिश्रा जी कैसे? इनका अच्छे हैं। दूसरा पूछा गया था कि कोई कमी नहीं, बोले कमी भी है। तो कोई व्यक्ति कमियों के साथ अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है हमारे समाज ने काल्पनिक रेखा खींच ली, उसके नीचे की कमियां हैं, स्वीकार है, चलेगा। और जिस दिन उस काल्पनिक रेखा को ऊपर किया, बच के रहना भाई, ठीक नहीं है। ऐसी बात है ना। इट मींस एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि उसमें त्रुटियां होंगी। एक्सेप्टेबल एरर इतना चलेगा, इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। सेम इन द सेम वे एवरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक सांख्यिकीय तकनीक की भी बाध्यता है, सटीकता 100% नहीं होगी, इतना चलेगा। 100% तो स्क्यूनेस और क्यूटोसिस खरा उतर ही नहीं सकता। मानते हो इस बात को? तो कुल मिलाकर स्क्यूनेस की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड एरर से कम हो, क्यूटोसिस की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड एरर से कम हो, तो आप कहेंगे डेटा नॉर्मल है। इतनी सी बात। तो हमने कितनी विधियां टोटल है हमारे पास? 3 विधियां नॉर्मलिटी चेक करने की, और 3 विधियों में से कितनों की बात हो चुकी है? 1 की। और डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के आधार पर कितने तरह से, कितने प्रकारों से हम निर्णय ले सकते हैं? 2 प्रकार से, 4 नहीं। पहला निर्णय है स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू के आधार पर, कि स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू -1 से 1 के बीच, पहला निर्णय। और दूसरा निर्णय क्या है? कि स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू उसके रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड एरर से, ये बात है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक कंक्लूजन। अगला क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट की जाती है, अभी दिखाऊंगा, शो करूंगा। एंड ऑल द स्कोर्स शुड बी स्कैटर्ड नियर टू दिस लाइन। एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट करेगा ग्राफ, सारे के सारे स्कोर्स यदि उस लाइन के आसपास हैं तो आप कहेंगे नॉर्मलिटी है, नहीं तो कहेंगे नॉन नॉर्मल है। इज इट ओके? अगला क्या है? दिस ग्राफिकल प्लॉट इज नोन एज क्यू प्लॉट। इसका नाम है क्यू प्लॉट। जिस ग्राफ का यूज नॉर्मलिटी चेक करने के लिए किया जाता है वो कहलाता है क्यू प्लॉट। अगला फॉर्मल टेस्ट। दुनिया भर के फॉर्मल टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम नॉर्मलिटी को चेक कर सकते हैं। दुनिया भर के टेस्ट हैं, 4 आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं, कई किए जाएंगे। पहला है KST, कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट। स्पेलिंग जब हम इसको सॉफ्टवेयर से करेंगे तो आपके सामने आएगा, स्पेलिंग आपके सामने होगी। कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, KST। सेकंड वन इज SWT, शापिरो-विल्क टेस्ट, शापिरो-विल्क टेस्ट। तीसरी ADT, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट। चौथा RJT, रेयान जोइनर टेस्ट। देयर आर 4 टेस्ट, और भी हैं लेकिन 4 हैं। KST, SWT, ADT, RJT, कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, SWT, शापिरो-विल्क टेस्ट, ADT, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, RJT, रेयान जोइनर टेस्ट। लेकिन हमें कितने चाहिए? एक ही तो चाहिए टेस्ट करने के लिए, ये भी चाहिए ना।
भाई वजन तोलते हैं, एक आपके पास तराजू है तोलने वाली बैठकर, और एक वो मशीन है, तो या तो उससे तोलो या एक ही तो चाहिए। इन चारों में से किसी एक ही का तो उपयोग करेंगे, आंसर तो चारों वही देने वाले हैं। वेइंग मशीन चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैनुअल हो, परिणाम तो वही देगी। तो हमें कितने चाहिए? एक चाहिए। लेकिन जो SPSS हमें जो सुविधा प्रदान करता है, पहले 2 फॉर्मल टेस्ट की, KSP की और SWT की, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें पहले की सुविधा प्रदान करता है। पहला कौन सा मेथड था? डिस्क्रिप्टिव की। एक्सेल में सुविधाएं हैं पूरी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। ऐसा नहीं है कि 20 पर आप अध्ययन कर रहे हो तो भी वही प्रक्रिया है, 100 पर अध्ययन कर रहे हो तो भी वही प्रक्रिया, 1000 पर कर रहे हो तो प्रक्रिया अलग। टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज। आई होप यू हैव हर्ड द टर्म सैंपल साइज, कि आपने सैंपल साइज न्यायदर्श के आकार के बारे में कभी सुना होगा, पढ़ा होगा मास्टर डिग्री में। स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल का कंसेप्ट क्या है? क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल सैंपल एंड व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज सैंपल? स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल है क्या? हाँ बताइए। अंडर 30 यानी 30 से अधिक इकाइयां हैं तो स्मॉल सैंपल हम कहते हैं, और 30 या उससे अधिक हो तो लार्ज सैंपल कहते हैं। ये है ना मतलब। बट दिस कंसेप्ट हैज बीन चेंज्ड बाय द स्टैटिस्टिशियंस। सांख्यिकी के प्रगाढ़ विद्वानों ने इस कंसेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। जो हमारे 2 क्लासेस थी, 2 वर्ग थे, स्मॉल एंड लार्ज, उसका स्थान ले लिया 3 सैंपल साइजेस ने। कंसेप्ट ऑफ स्मॉल सैंपल इज सेम, लेस देन 30 कंसीडर्ड एज अ स्मॉल सैंपल। तो 30 से कम इकाइयां हैं तो नॉर्मलिटी चेक करने का तरीका अलग होगा। एक नया ऐड कर दी है रेंज, मॉडरेट सैंपल साइज। यदि 30 से 100 के बीच में न्यायदर्श की संख्या है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ मॉडरेट सैंपल साइज। उसको हम दूसरी श्रेणी में रखते हैं, मॉडरेट सैंपल साइज में, जो पहले आपको किताबों में, पुरानी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। अगला है लार्ज सैंपल, मोर 100 एंड अबव विल बी कंसीडर्ड एज लार्ज सैंपल। हम आंकड़े एकत्रित कर चुके हैं, हमें टेक्निक का चयन करना है अपने उद्देश्यों के अनुरूप, जिस भी टेक्निक का हम उपयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? क्या ध्यान रहे? सैंपल साइज के अनुरूप चेक करेंगे, सैंपल साइज के अनुरूप करेंगे। इज इट ओके? वी हैव टू टेस्ट एज पर द सैंपल साइज। तो तीनों की हम बारी बारी से बात करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ स्मॉल सैंपल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ मॉडरेट सैंपल। उसके बाद क्या चर्चा करेंगे? टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ लार्ज सैंपल। शुरू करते हैं पहले से, हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ स्मॉल सैंपल। आंसर इज देयर इज नो नीड टू टेस्ट। 30 से कम या 10 की संख्या, नॉर्मलिटी चेक मत कीजिए। Assume that data is non-normal, apply non-parametric, don't apply parametric. Is it okay? सिंपल सी बात। ठीक, कोई शक सवाल इसमें? अब किसकी बात करें? मॉडरेट सैंपल की। मॉडरेट सैंपल मीन्स आप 30 या 100 के बीच में आपकी संख्या इकाई है जिसके आधार पर आप अध्ययन कर रहे हैं। तो आपके पास विधियां कितनी हैं? 3 है, डिस्क्रिप्टिव, ग्राफिकल, फॉर्मल। तो पहले क्या लगाएं? Which technique, which method will be applied first? We have to follow a sequence. First apply formal test. सबसे पहले फॉर्मल टेस्ट लगाइए। फॉर्मल टेस्ट का उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा? नॉर्मल है या नहीं है, तो बताएगा। भाई फॉर्मल टेस्ट के अप्लाई करने के बाद आपको कितने उत्तर मिलने की संभावना है? 2। वो कहेगा कि नॉर्मल है या नहीं। अगर वो कहता नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, अप्लाई पैरामीट्रिक। इज इट ओके? यदि वो कहता है कि नॉर्मल है, 100% उस पर रिलाय मत कीजिए, क्रॉस टेस्ट बाय रिमेनिंग 2 मेथड्स। तीनों कहें कि नॉर्मल है मॉडरेट सैंपल साइज में, तो मानिए। क्यों? लॉजिक है उसके पीछे, बात करते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या बात करें? टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ लार्ज सैंपल्स। सीक्वेंस विल बी सेम। फर्स्ट अप्लाई फॉर्मल टेस्ट। उत्तर क्या होगा?
नॉर्मल है। नॉर्मल है तो मॉडरेट सैंपल साइज में नॉर्मलिटी की दशा में क्या किया था? क्रॉस टेस्ट किया था। इसमें इन दिस देयर इज नो नीड टू क्रॉस टेस्ट, 100% मान लीजिए यस नॉर्मल है इन केस ऑफ। और यहां यदि वो कहता है नॉन नॉर्मल है, अगर मॉडरेट में नॉन नॉर्मल की दशा में क्या किया था? मान लिया था। लेकिन नो, यहां नहीं मानना है। यहां नॉन नॉर्मलिटी, वहां नॉर्मलिटी को क्रॉस टेस्ट किया था, यहां नॉन नॉर्मलिटी को क्रॉस टेस्ट कीजिए, क्योंकि लार्ज सैंपल संभावना नहीं है नॉन नॉर्मल होने का। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई आउटलायर्स है। मतलब आप नॉर्मल इंडिविजुअल, मान लो कि आप ब्लड प्रेशर पर अध्ययन कर रहे हो सकता है कि आपके पास 100 में से 99 तो नॉर्मल है। एक हाई ब्लड प्रेशर 200 जिसका ब्लड प्रेशर है, उसने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरे ग्रुप का कबाड़ा कर दिया, आपके परिणामों को प्रभावित कर देगा। इज इट ओके? एक सिंगल स्कोर पूरे रिजल्ट्स का कबाड़ा करेगा। दैट इज कंसीडर्ड एज आउटलायर्स, एक्सेप्शनल स्कोर। तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नॉन पैरेलल नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक लगाएं, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि उस एक स्कोर को आइडेंटिफाई करके, 1 2 3 स्कोर को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करें और उसने कब से अध्ययन करें, उसके अध्ययन की एक्यूरेसी बढ़ेगी। दिमाग में बैठा लें, रिमूवल ऑफ एनी स्कोर ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ डेटा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल इशू। डेटा की स्क्रीनिंग करते वक्त किसी स्कोर को रिमूव कर दिया तो अनैतिक नहीं है। अनैतिक जब है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट्स, परिणाम निकलने के बाद आप फिर बदल करते हो, हटाते हो, तब है अनैतिक। तो आप आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसी पार्ट को हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसी पार्ट एंट्री इज कंप्लीट, डेटा एंट्री पूरी होगी। आपने आंकड़े एकत्रित किए थे 30 और उन आंकड़ों को यहाँ फीड कर दिया जो आपने टेस्ट के माध्यम से एकत्रित किए थे। और हमारा पर्पस है इसकी नॉर्मलिटी को चेक करना। हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी है क्यूक्यू प्लॉट ग्राफिकल, तीसरी है फॉर्मल टेस्ट। और फॉर्मल टेस्ट में से 2 की सुविधाएं प्रदान करता है कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट और शापिरो-विल्क टेस्ट की। इज इट ओके? अब सिंपल से गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव, गो टू एक्सप्लोर, इतनी सी बात है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन को डिपेंडेंट लिस्ट में ले आइए और ऑफ प्लॉट्स पर जाइए और देखिए कहाँ पर कर्सर है, नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी ऑप्ट है, बस क्लिक कर दीजिए ओके पर। आउटपुट आप सबके सामने है, आपको पता होना चाहिए कि क्या। इज इट ओके? बताएंगे भी, पहले इसको इंटरप्रिटेशन देख ले बेटा, फिर 2-3 बार, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बात करेंगे। अब देखिए ये बेकार की टेबल है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं। ये कह रही कंसंट्रेशन के ऊपर आपने मेजरमेंट लिया एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट 30 थे, 100% की एंट्री है, मिसिंग कोई भी नहीं है, 0 है, सब वैसे डिटेल दिए इसने। यहाँ पर हमें तो केवल ये सब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो स्टूडेंट्स की वैल्यू चाहिए जो है 0.351 और टोटल के 0.767। इज इट ओके? यस। क्लियर हो गया? तो पहला मेथड क्या था, स्टूडेंट्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो आप देखिए ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है नहीं है? है। ये वैल्यू भी है। यदि हम इसके दोनों का, ये स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड एरर है, टोटोसिस का, ये इससे कम हो, ये इससे कम हो, या ये दोनों ही -1 से 1 के बीच में हो, कम कहां से आ गया? -1 से। फिर दोबारा कोई बात नहीं, एक बार 2 बार पूछिए आप। पहला निर्णय लेने का तरीका, पहले स्टैंडर्ड ऑफ दोनों ही वैल्यू -1 और 1 की रेंज में हो तो नॉर्मल है। इज इट ओके? यस। दूसरा है these values should be lower than their respective स्टैंडर्ड। इतनी सी बात है। अब हम एक बार देखते हैं दूसरा क्यूक्यू प्लॉट है। क्यूक्यू प्लॉट देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड, ये क्यूक्यू प्लॉट आप देखिए, ये एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट की गई है, सारे स्कोर इसके आसपास होने चाहिए। यस हो रहे हैं। ये फॉर्मल टेस्ट है, ये आपके सामने देखिए कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट के रिजल्ट है, शापिरो-विल्क टेस्ट के रिजल्ट है। अब एक काम करते हैं, 2, एक तो उन्होंने पूछा था स्टेप्स और दूसरा इसको नॉन नॉर्मल बनाते हैं। ये सारे नॉर्मल हैं और एक ऐसा है
जिसका बैलेंस बहुत खराब है उसको हमने स्कोर दे दिया 30 अकेला। किस सीरियल नंबर पर दिया है? 12। ये तो 30 आंकड़े हैं, हमने खुद गलती की है तो हमें पता है 12, लेकिन हजारों स्कोर होगा तो हमें क्या पता कि आउटलायर है या नहीं, एक्सेप्ट स्कोर है या नहीं। तो ये अकेला पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का कबाड़ा करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, रिजल्ट्स को भी प्रभावित करेगा। नकारात्मक या सकारात्मक? नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो उनका पहले तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दोबारा से स्टेप सीधा सा है। सबसे पहले एनालाइज पर जाइए, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पर जाइए, उसके बाद एक्सप्लोर पर जाइए, और हमने प्लॉट्स में देखिए ये नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट लिया हुआ है, कंटिन्यू कर दीजिए। स्टड 6 में हमने डिस्क्रिप्टिव लिया, कंटिन्यू कीजिए। और अब देखिए स्क्यूनेस और प्रोटोसिस की वैल्यू, ये -1 से 1 की रेंज के बाहर चला गया, ये -1 से कम हो गया, ये 1 से ज्यादा हो गया, नॉन नॉर्मल है। क्लियर हो गया? क्यूक्यू प्लॉट को देख लीजिए, क्यूक्यू प्लॉट में कोई एक स्कोर उस स्टैंडर्ड लाइन से दूर मिलेगा। ये देखिए लाइन से बहुत दूर है, इसने अकेले ने कबाड़ा किया है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इन 30 को लेकर पैरामेट्रिक नया लगा करके नॉन पैरामेट्रिक, वो ज्यादा सटीक है, या 29 से करें हम एक को निकालकर, एक को निकालकर करें ना, वो ज्यादा सटीक है। तो ढूंढे कैसे, हाउ टू सर्च, पता कैसे चलेगा कोई आउटलायर है? पता करने का बाय द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट, एक नई बात आई, बॉक्स प्लॉट के माध्यम से करेंगे, बॉक्स प्लॉट के माध्यम से करेंगे। और बॉक्स प्लॉट इसमें ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है, ये बॉक्स प्लॉट ले लीजिए, ये देखिए इसने लिख कर दे दिया कौन सा स्कोर गड़बड़ है, 12। बंद कीजिए बिना सेव के, और इस 12 को हटा दीजिए, कहां पर गया, इस 12 को रिमूव कर दीजिए और दोबारा कीजिए। बताइए क्या करूं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव्स, ओके। अब देखो बॉक्स प्लॉट कितना अच्छा बन के आएगा, कहीं दिख रहा है? तुलनात्मक सांख्यिकी, तुलनात्मक और सहसंबंधात्मक सांख्यिकी। यदि मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि सबसे छोटी तुलना, स्मॉलेस्ट कंपैरिजन कैसा हो सकता है? सबसे छोटे से छोटी तुलना कैसी हो सकती है? दो के बीच में, सिंपल सी बात है, क्या सोचना है इसमें कि स्मॉलेस्ट कंपैरिजन इज पॉसिबल इन बिटवीन टू। अकेले का किससे कंपैरिजन? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, दो समूहों की तुलना कैसे करें। अगला है कंपैरिजन अमंग मोर देन टू ग्रुप्स, दो से अधिक समूहों की तुलना कैसे करें। अगला है कोवेरिएट के साथ तुलना कैसे करें। दिस कंसेप्ट ऑफ कोवेरिएट इज एप्लीकेबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, प्रायोगिक अनुसंधान से संबंधित है। तो तुलना किस प्रकार की होगी? 3, दो समूह के बीच, दो से अधिक समूह के बीच, और कोवेरिएट के साथ। कोवेरिएट के साथ इस कंसेप्ट को अलग से 1.5 घंटा समझेंगे, जो कि एक चर्चा का शीर्षक होगा हाउ टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। उसमें अब बात करेंगे इसकी रिलेशनशिप की। तो मिश्रा सर ने बताया कि कंपैरिजन दो के बीच में होगा, स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट सह संबंध, सबसे छोटा सा संबंध कैसे होगा? दो के बीच में होगा। यहां समूह के बीच में तुलना की, सह संबंध होगा वेरिएबल्स के बीच में, चरों के बीच में। तो दो चरों की तुलना कैसे करेंगे, दो से अधिक चरों की तुलना कैसे करेंगे, और यदि हम चरों को एक उसके रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करना चाहें तो हम रिग्रेशन का उपयोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस पूरे कंसेप्ट को जानने का। तो शुरू करते हैं कहानी को। कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, दो समूह की तुलना। सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, इसकी टू ग्रुप्स की तुलना कर रहे हैं। The technique which is used to compare two groups is known as t-test. टी परीक्षण एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो दो समूहों की तुलना करता है। ठीक है, पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, जो मैसेज किताबों में कहीं भी लिखा है कि दो समूह की तुलना करने के लिए टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है, वास्तव में दो समूह की तुलना नहीं करता। टी टेस्ट दो समूह के माध्यम की तुलना करता है। कुल मिलाकर ये टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स, नॉट ग्रुप्स।
दो समूह के माध्यम की तुलना कर रहा है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र टी परीक्षण। द फर्स्ट टी टेस्ट इज नोन एज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। स्वतंत्र टी परीक्षण क्या है? This T test is used to compare two independent groups. दो स्वतंत्र समूह की तुलना, दो स्वतंत्र समूह के माध्यम की तुलना। ग्रुप कितने होंगे? दो। कैसे होंगे दोनों? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। एक योग के क्षेत्र का अच्छा सा सटीक शीर्षक का निर्माण करते हैं। एक तो योग अभ्यास करता होते हैं, और जो योग का अभ्यास नहीं करते उनको क्या नाम देते हैं आप? नहीं, कंट्रोल ग्रुप को छोड़िए, उसको नियंत्रण। वैसे क्या नाम देना चाहेंगे? क्या कहें? कोई अच्छा नाम दीजिए ना, कुछ ऐसा। नॉन प्रैक्टिशनर्स, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? वो तो नॉन प्रैक्टिशनर तो मुझे पता है। टाइटल है हमारा कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन योग प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग। योग का अभ्यास करने वाले और योग का अभ्यास न करने वालों के गुस्से का तुलनात्मक अध्ययन। कितने समूह हैं? दो। एक अभ्यास करता है और एक गैर अभ्यास करता है। अच्छी बात है, गैर अभ्यास करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 30 सब्जेक्ट लिए, 30 अभ्यास करता योग के और 30 गैर अभ्यास करता, और 3 दोनों समूहों का आपने एग्रेशन, गुस्सा मेजर किया, और टी टेस्ट के माध्यम से, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के माध्यम से तुलना की। अंतर आता है तो आप कहेंगे कि योग अपना प्रभाव छोड़ता है किस पर? गुस्से पर। एक यहां से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो इफेक्ट वाला जो प्रभाव सर्वे में, तो ये सर्वे हुआ, सर्वे, ये सर्वेक्षण है, आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप योग वाले हैं और वो अपने आप बिना योग वाले हैं। इज इट ओके? रिसर्चर इज नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट। इज इट ओके? तो किस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किस प्रकार का अध्ययन करता है? सर्वेक्षण अध्ययन। और हमारा काल्पनिक उदाहरण है कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन योग प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग। इज इट ओके? याद रहे, इसका सैंपल साइज क्या है? 30, 30, 60। इज इट ओके? इंडिपेंडेंट है, स्कोर कितने होंगे? 60। सब्जेक्ट कितने हैं? 60। इस काल्पनिक उदाहरण में 60 ही सब्जेक्ट है, 60 ही स्कोर है। इज इट ओके? ठीक। किस टेक्निक का उपयोग करेंगे? इंडिपेंडेंट टेस्ट। इस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को अलग अलग पुस्तकों में 4 विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो कि हमें शंकित करने की संभावना रहती है। इस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का दूसरा नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट। कुछ किताबों में इसको स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी दर्शाया गया है। कुछ पुस्तकों में इसको सिंपल टी टेस्ट भी कहा गया, सिंपल टी टेस्ट, और कुछ पुस्तकों में इसको अनपेयर्ड टी टेस्ट भी कहा गया। ध्यान रहे, there are 4 different names of independent t test: independent t test, simple t test, student t test, unpaired t test. This t test is used to compare 2 independent groups. Actually, this is used to compare 2 means of the 2 independent groups. Is it okay? अध्ययन की प्रकृति कैसी है? सर्वे। इज इट ओके? डिजाइन कौन सा है? यह डिजाइन है, शोध विकल्प इसका नाम है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। यदि लिखोगे इस अध्ययन में स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन का उपयोग किया गया। स्थिर समूह तुलनात्मक विकल्प। स्थिर समूह है ना? कितने स्थिर समूह है? 2 है। एक अभ्यास करता है, गैर अभ्यास करता। स्थिर समूह है और तुलनात्मक विकल्प है। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। अगेन आई रिपीट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप की तुलना करेगा। डिजाइन का नाम स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। अध्ययन की प्रकृति सर्वेक्षण अध्ययन। शीर्षक कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग। इज इट ओके? ठीक। अगली बात, अगला डिपेंडेंट टी टेस्ट। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है पैरामेट्रिक टेक्निक। ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है पैरामेट्रिक टेक्निक। इसका उपयोग तब करेंगे जब डेटा नॉर्मल हो। उद्देश्य वही है, कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन योग प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग। लेकिन डेटा नॉन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अंतर तो ज्ञात करना है। उसके लिए वी हैव टू अप्लाई पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। उसके लिए इसकी समानांतर नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक, जो इसका उद्देश्य भाई उसका उद्देश्य होगा, वो टेक्निक है मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट। चाहे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करें, चाहे मैन विटनी यू टेस्ट की बात करें, दोनों ही टेक्निक एक ही उद्देश्य की पूर्ति करती है।
दो स्वतंत्र समूहों की तुलना करती है। एक पैरामेट्रिक है, नॉर्मेलिटी की दशा में लगेगा, एक नॉन पैरामेट्रिक है, नॉन नॉर्मेलिटी की दशा में उपयोग किया जाएगा। इज इट ओके सर? आगे चले। डिपेंडेंटी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण, डिपेंडेंटी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण, आश्रित टी परीक्षण। इंडिपेंडेंटी टेस्ट को कितने नामों से जाना जाता है? कौन कौन से? Simple, स्टूडेंट, अनपेयर्ड and independent. independent. This dependency test is also used to come by for different names. इसको भी चार विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक नाम आपके सामने है, आश्रित टी परीक्षण, डिपेंडेंसी टेस्ट। इसको पेयर्ड टी टेस्ट भी कहा जाता है, पेयर्ड टी टेस्ट। इसको कोरिलेटिव टी टेस्ट भी कहा जाता है, इसको रिपीटेड मेजर टी टेस्ट भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में डिजाइन कौन सा था? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन, स्थिर समूह तुलनात्मक विकल्प। इसमें डिजाइन होगा सिंगल ग्रुप डिजाइन, इसमें सिंगल। उसका शीर्षक क्या था? कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन योग प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग, यही था ना? इसमें टाइटल है हमारा इफेक्ट ऑफ प्राण धारणा ऑन कंसंट्रेशन। आपने कंसंट्रेशन का प्री टेस्ट लिया, 1-2 महीने प्राण धारणा करवाई, फिक्स करेंगे आप कितने ड्यूरेशन करवानी है, और पोस्ट टेस्ट लेंगे। वहां पर भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में भी 2 कॉलम थे। कौन कौन से थे? इंडिपेंडेंट थे, Group 1, Group 2. ग्रुप 1, ग्रुप 2, प्रैक्टिशनर, नॉन प्रैक्टिशनर्स। यहाँ समूह एक है, उसी का प्री टेस्ट है, उसी का पोस्ट टेस्ट है। वहां पर कितने सब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में सब्जेक्ट कितने थे? 60। स्कोर कितने थे? 60। यहाँ पर 30 है, स्कोर कितने? 60। रिपीटिशन से प्री। मान लो कि यू कंडक्टेड दिस स्टडी बाय टेकिंग 30 सब्जेक्ट्स। 30 न्यायाधीश की संख्या के आधार पर आपने यह अध्ययन आयोजित किया, तो 30 स्कोर्स प्री टेस्ट के हैं। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन आप रिसर्चर के रूप में फिक्स करेंगे कि कितने दिन का प्रभाव देखना चाहते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 10 महीने का, वो आप पर निर्भर करेगा। और उसके ट्रीटमेंट पीरियड के कंप्लीशन के बाद, ट्रीटमेंट पीरियड शुरू होने के बाद, खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद आप क्या करेंगे? पोस्ट टेस्ट। एंड वी हैव टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट। प्री और पोस्ट में अंतर आए तो आप कहेंगे प्रभाव पड़ा, नहीं तो नहीं पड़ा। वो डिजाइन था स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन, ये डिजाइन है सिंगल ग्रुप डिजाइन। उस अध्ययन की प्रकृति कैसी थी? सर्वे। इस अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एक्सपेरिमेंटल। इट मींस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंडक्ट सर्वे स्टडीज, ऑन द अदर हैंड डिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। इसका उपयोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए किया जाता है। वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट को हम कहते हैं एक न्यायाधीश टी परीक्षण। एक न्यायाधीश, वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायाधीश टी परीक्षण, वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायाधीश टी परीक्षण। ये बताइए आप, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के कितने नाम थे? 4। डिपेंडेंट टी टेस्ट के 4। लेकिन वन सैंपल टी टेस्ट का मुझे मेरे कैरियर में आज तक कोई दूसरा नाम नहीं दिखा। दिस इज नोन बाय ए सिंगल नेम, वन सैंपल टी टेस्ट। एक ही नाम से जाना जाता है, एक न्यायाधीश टी परीक्षण, एक न्यायाधीश टी परीक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हमारा काल्पनिक शीर्षक क्या था? कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन योग प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन योग प्रैक्टिशनर्स। डिपेंडेंट टी टेस्ट का शीर्षक क्या था? इफेक्ट ऑफ प्राण धारणा ऑन कंसंट्रेशन। वन सैंपल टी टेस्ट, सैंपल एक ही होगा, ग्रुप एक ही होगा। मान लीजिए ये ग्रुप है, इसमें से यहीं से सैंपल लिए आप में से, ठीक है। एक तरफ तो सैंपल हो गया कि वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वर्कशॉप पार्टिसिपेंट हुआ ना। योग के क्षेत्र में आप सब किसी योग के दिग्गज से प्रभावित होंगे। कौन दिग्गज है जिससे प्रभावित होंगे? पांडे सर। आप इस समूह की तुलना अकेले एकमात्र पांडे जी से करना चाहते हैं। इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण था उनका कि कंपैरिजन ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ दिस ग्रुप विद द इंटेलिजेंस ऑफ पांडे जी। एक समूह की एक वैल्यू से तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करते हैं वो कहलाती है वन सैंपल टी टेस्ट। जो मॉडल हो, स्पेसिफाइड कांस्टेंट हो, टारगेट हो, स्टैंडर्ड वैल्यू हो, दिस वन सैंपल। तो हम टाइटल बनाते हैं कंपैरिजन ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स विद पांडे जी, ठीक है। पांडे जी इंटेलिजेंस
है? पांडे जी इंटेलिजेंस में एक ही बार यूज करोगे इंटेलिजेंस, पहले कर लो या बाद में कर लो, बार बार योर इंटेलिजेंस विद द इंटेलिजेंस पांडे जी, कंपैरिजन ऑफ योर इंटेलिजेंस विद पांडे जी, तो इंटेलिजेंस ही यूज करोगे, आपकी इंटेलिजेंस और उनकी हाइट से थोड़ी तुलना कर लोगे, हैं? ठीक है ना? तो क्लियर हो गया? तो अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, लेकिन वापस चलिए, इंडिपेंडेंट टेस्ट की पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक क्या थी? मैन विटनी मैन विटनी टेस्ट। डिपेंडेंट टेस्ट वही काम करेगा, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक कौन सी है? साइन विल्कॉक्सन ऑप्शन साइन मैच्ड पेयर्ड साइन रैंक टेस्ट, बड़ा लंबा नाम है लेकिन संक्षिप्त में लिख लीजिए विल्कॉक्सन टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, लेकिन पूरा नाम है विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्ड साइन रैंक टेस्ट, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्ड साइन रैंक टेस्ट। कितनी टेक्निक की बात होगी? इंडिपेंडेंट, मैन विटनी, डिपेंडेंट, Wilcoxon? मैच साइंस वन सैम वन सैंपल, पैरेलल टेक्निक, साइन टेस्ट, छोटा सा नाम है साइन टेस्ट, साइन टेस्ट, SIGN, साइन टेस्ट। कितनी टेक्निक्स की बात होगी? We have learned about the application of 6 different techniques. 3 comes into the category of parametric and 3 comes under the category of non-parametric. Independent test, Mann-Whitney test. Dependent test, Wilcoxon test. One sample t test, sign test, SIGN sign test. Practically इन सब की चर्चा करेंगे अभी। Total 60 थे, 30 योग practitioners, 30 non योग practitioners। ठीक, तो ये नॉन योग प्रैक्टिशनर्स और दूसरा है योग प्रैक्टिशनर्स। किस वेरिएबल का कंपैरिजन कर रहे हैं? एग्रेशन का। तो ये एग्रेशन, मान लीजिए किसी भी टूल से, किसी भी टेस्ट के माध्यम से आपने एग्रेशन को मेजर किया, चाहे वो क्वेश्चनियर था या जो भी था, और ये काल्पनिक स्कोर है। I am entering the scores of aggression of non-योग practitioners। बात हो चुकी है कि हमारे पास सैंपल साइज इस कैटेगरी में नॉन प्रैक्टिशनर्स में है 30। तो ये कितने स्कोर्स एंटर हो चुके हैं? 30 हो चुके हैं। 31 इसलिए नहीं है क्योंकि पहले वाले में हमने वो किया, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रैक्टिशनर्स की, और ये आई एम गोइंग टू एंटर दीज स्कोर्स इन द नॉन कैटेगरी ऑफ नॉन प्रैक्टिशनर्स, सॉरी योग प्रैक्टिशनर्स, और ये एंटर किया। सैंपल साइज सेम, सैंपल साइज सेम है दोनों की। हमारे पास कितने प्रैक्टिशनर्स हैं? 30। कितने नॉन प्रैक्टिशनर्स हैं? 30 टोटल 60। अब बात करें, ये इक्वल सैंपल साइज है, तो जरूरी नहीं कि इक्वल सैंपल साइज हो। यू कैन कंडक्ट दिस स्टडी बाय टेकिंग अनइक्वल सैंपल साइज ऑल्सो। यहाँ पर 30 है, लेकिन यह टेक्निक हमें एक सुविधा प्रदान करती है, यह टेक्निक हमें सुविधा प्रदान करती है कि we can apply independent test on equal sample size as well as on unequal sample size। हम इसका उपयोग इक्वल सैंपल साइज पर भी कर सकते हैं और अनइक्वल सैंपल साइज पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस उदाहरण में इक्वल सैंपल साइज है। टेक्निक का नाम है इंडिपेंडेंट टेस्ट, स्वतंत्र परीक्षण। गो टू डेटा, डेटा पर जाइए, सी द स्क्रीन, डेटा पर गए, डेटा पर करने के बाद बताइए एरो कर्सर कहां पर है, क्लिक कर दीजिए। दुनिया भर की टेक्निक्स है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द टेक्निक्स। इसमें से जिस टेक्निक का हम उपयोग करने वाले हैं वो है इंडिपेंडेंट टेस्ट। यहाँ देखिए जिस नाम से दी गई है इंडिपेंडेंट टेस्ट, वह है टी टेस्ट 2 सैंपल्स। वी हैव 2 सैंपल्स, प्रैक्टिशनर्स एंड नॉन प्रैक्टिशनर्स। टी टेस्ट 2 सैंपल्स अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। ध्यान दीजिए, इज इट ओके? टी टेस्ट 2 सैंपल्स अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। ओके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर वेरिएबल रेंज कितनी दी हुई है?
नो वेरिएबल रेंज कितनी दी हुई है? वेरिएबल रेंज दो दी हुई है ना, रेंज दो दी है, एक वेरिएबल 1 रेंज है, एक वेरिएबल 2 रेंज है। उसको देखिए, स्क्रीन को देखिए, एक वेरिएबल 1 रेंज है, कर्सर को देखिए, एक वेरिएबल 1 रेंज है और एक वेरिएबल 2 रेंज है। देखिए, इज इट ओके? तो ये दो रेंजेस हैं, जो एक वेरिएबल 1 रेंज पहले कॉलम के लिए, वेरिएबल 2 रेंज दूसरे कॉलम के लिए। सिंपल सी बात है। तो वेरिएबल 1 रेंज के सामने एरो पर क्लिक कर दीजिए और सभी को इंक्लूडिंग हेडिंग सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल सा। अगेन क्लिक ऑन द सेम एरो, क्लिक ऑन अनदर एरो और सभी स्कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल सा। ये एक्सेल से कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेटा एंट्री इज कंप्लीट। देखिए, मैं जानबूझकर शो कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करूंगा, एरर दिखाएगा, आउटपुट नहीं है। कारण उसका है कि जरूरी नहीं कि हम कैरेक्टर्स दोनों में हेडिंग्स दें। यदि हमें इस पे नाम दिया है हमने, नॉन योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रैक्टिशनर्स, यदि हमने ये नाम ना दिया होता तो एरर नहीं दिखाता। इज इट ओके? तो ध्यान रहे, अगर ये हेडिंग दी है तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि वी हैव गिवन लेबल्स। इज इट ओके? तो अब एरर नहीं दिखाएगा, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखिए, इसको देखिए आप, ये आप सबके सामने है। अब मुझे ये बताइए कि नॉन योग प्रैक्टिशनर्स का मीन कितना है? प्रैक्टिशनर्स का गुस्से का, एग्रेशन का मीन नॉन प्रैक्टिशनर्स का अधिक है, प्रैक्टिशनर्स का कम है। टी वैल्यू कितनी है? और ये टू टेल पर आप देख लिए, इफ हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। यदि ये वैल्यू 0.05 से कम है तो डिफरेंस है, 0.05 से अधिक है तो डिफरेंस नहीं है। इतनी सी बात है इसमें। सिंस दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेयर मींस दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05। 0.00 है तो 0.05 से कम है। इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका अर्थ हुआ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन योग ऑन एग्रेशन, कि योग में सहभागिता हमारे गुस्से को प्रभावित करती है। लेकिन ये निर्णय हमने लिया, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं है, ये सर्वेक्षण अध्ययन के आधार पर है। आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपने सर्वेक्षण अध्ययन के आधार पर योग की प्रभावशीलता को बताया। किस पर? एग्रेशन पर। इज इट ओके? इसमें कोई शक सवाल? मान लीजिए ये रहा होता क्या? नॉन नॉर्मल। इस टेक्निक का हम उपयोग नहीं कर सकते थे, हमें पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक लगानी थी। और इसकी पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक कौन सी है? मैनविट-न्यू टेस्ट। और मैनविट-न्यू टेस्ट की सुविधा एक्सेल प्रदान नहीं करता, तो हमारी बाध्यता है कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करें। पहले तो याद कीजिए इसको, इसकी मीन 67.16 है, 58.26 है, टी वैल्यू 3.01 है और ये वैल्यू 0.003 है। इज इट ओके? 0.00 है। इसी को मैं डेटा को कॉपी कर रहा हूं। आई एम कॉपिंग दिस डेटा और इसी डेटा को SPSS के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे कि आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज डेटाज इन SPSS। डेटा व्यू में गए और पहले कॉलम में क्या है? नॉन प्रैक्टिशनर्स के का एग्रेशन के स्कोर। दूसरे कॉलम में क्या है? योग प्रैक्टिशनर्स के एग्रेशन स्कोर। एग्री? ये बात है ना। अगली बात, हमने एक्सेल में ये डेटा एंट्री कितने कॉलम में की थी? 31 कॉलम में कितने? 2 कॉलम। वो रोज थी हमारी, 31 रोज थी। कॉलम कितने थे? 2। लेकिन इसमें वी हैव टू एंटर ऑल द स्कोर्स इन ए सिंगल कॉलम। इसमें हमें सारे के सारे स्कोर सिंगल कॉलम में लेने होंगे। इसका अर्थ हुआ पहले 30 स्कोर्स है नॉन प्रैक्टिशनर्स को। आप एक नाम दे दीजिए, 1 स्टैंड्स फॉर नॉन प्रैक्टिशनर्स। आपने कहा कि 1 है नॉन प्रैक्टिशनर्स। कहां तक है स्कोर हमारे? और 2 मींस कॉलम। यहां भी हमने 2 यूज किए, लेकिन सभी के सभी स्कोर्स एक कॉलम में। दूसरे में तो हमें लेबल वैल्यू देना है, दूसरे में तो हमें केवल वैल्यू देना है। इज इट ओके?
वेरिएबल पे जाइए, पहले कॉलम में क्या है? एग्रेशन है, दोनों का है, प्रैक्टिशनर्स का भी है, नॉन प्रैक्टिशनर्स का भी है। और दूसरे कॉलम में है ग्रुप्स है। कितने ग्रुप है? दो हैं। तो ग्रुप्स के सामने वैल्यूज में चले जाइए और यहाँ देखिए 1 स्टैंड्स फॉर, देखो गलत चले गए, ग्रुप के सामने जाना है, 1 स्टैंड्स फॉर नॉन प्रैक्टिस। नॉन योगा प्रैक्टिशनर, लिख दीजिए, एंटर ऐड कर दीजिए, 2 में लिख दीजिए प्रैक्टिशनर, ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। नाउ डेटा एंट्री इज कंप्लीट। अभी तक डेटा एंट्री कंप्लीट हुई है। कोई शक सवाल यहाँ तक? आगे चलते, गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्ट नाम से स्पष्ट है। और ब्रिंग एग्रेशन इन द टेस्ट वेरिएबल, ग्रुप को ग्रुपिंग वेरिएबल में ले आइए, डिफाइन कर दीजिए, 2 ही तो है, 1 है और 2 है, कंटिन्यू कीजिए, ओके कर दीजिए, वैल्यू मिला लीजिए। मीन नॉन योग प्रैक्टिशनर्स का वही है जो था 67.16, वही है, और ये 58 है, Yes. और टी वैल्यू यही है